चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, जितने भी बच्चे प्रवक्ता की या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की या कहीं भी जो डीएलएड की जो अभी फॉर्म फिलअप होने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये रामबाण आज का जो टॉपिक रहने वाला है। शुरुआत करते हैं कोठारी आयोग, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह कहें इस श्रृंखला की ये ज्ञान है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहो या फिर कोठारी आयोग कहो, तो ये था आपका 1964 से 1966। ये वाला क्वेश्चन बनता है कि जो कोठारी आयोग है, ये उसका जो समय कब से कब तक का रहा, तो आपको याद होना चाहिए 1964 से 1966 के मध्य का ये था। ओवरऑल सभी को ये आता होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कोठारी जी हैं ये। अब देखिए, आधिकारिक तौर पर जो भारत सरकार द्वारा जो ये आयोग को गठित किया गया था, वो आधिकारिक नाम क्या है पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो आधिकारिक तौर पे जो नाम रखा गया है, वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 रखा था। गठन कहाँ कब किया गया था? गठन जो किया गया था, ये 14 जुलाई 1964 को इसका किया गया था, गठन किया गया था। अध्यक्ष के रूप में जिस व्यक्ति को इसमें नॉमिनेट किया गया था, वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिसे हम डीएस कोठारी के रूप में भी हम समझते हैं। अब देखिए, कुल सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं। ये जो चीजें आपके जो चार्ट में दिखाई दे रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको मजाक में मत लेके चलिएगा। जो कुल सदस्य संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 17 टोटल थे, उसमें से 14 आपके भारतीय थे। याद रखिएगा, 17 आपके क्या थे, टोटल सदस्य थे, और 14 यहाँ पर आपके क्या थे, भारतीय थी। यहाँ पर एक चीज मुझे याद आ रही है, एक थोड़ा सा मैं उसको आपको स्मरण कराना चाहूँगा। वो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए, मेरे को जो स्मरण आया वो है आपका अकबर शासनकाल की बात करूँ। अकबर के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं, तो अकबर के शासनकाल में भी विश्व के सबसे टॉप मोस्ट जो चित्रकारों की जो संख्या थी, वो भी आपके 17 थी। विश्व के जो बहुत ही ज़्यादा टॉप मोस्ट जो चित्रकार थे, उसमें कुल भारतीयों की जो संख्या थी, वो एज इट इज यही थी। ठीक है, 14 भारतीय उसमें सर्वश्रेष्ठ तौर पे जो चित्रकारों को जो रखा गया था, वो अकबर के शासनकाल में मुगल सल्तनत में 14 भारतीय थे, और अन्य जो 17 क्या थे, जो आपके मुगल जो मुस्लिम चित्रकार थे। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, तो यहाँ पर जो 14 भारतीय थे, और जो अन्य जो थे वो आपके जो विदेशी ये थे। अब देखिए, सचिव के नाम कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सचिव के क्या नाम है? जेपी नायक करके इनका नाम है। ठीक है, इसके तौर पे जो इनका उप सचिव जो नियुक्त किया गया था, तो उप सचिव मैंने कहा कि कुछ लोग इसमें क्या थे, आपके विदेशी थे। तो JF मैकडॉल करके ये है, तो यहाँ पर डगल करके जो दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये थे सचिव। और इसमें अगर हम देखें, जो ये कमीशन गठित किया गया था, जो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो कमीशन गठन किया गया था, इस कमीशन में जो सदस्य संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो कुल सदस्य संख्या आपकी क्या थी? 20 थी। एक की जो सलाहकार, इस कमेटी के जो सलाहकार सदस्यों की अगर हम बात करें, तो कुल सलाहकार सदस्य क्या थे? आपके 20 थे। संस्तुतियां जो सिफारिशी थी, जो संस्तुति हमने कहा जो सिफारिशी, वो 23 सिफारिशी इसके अंदर रखी गई थी। याद रखिएगा, इसको नोट डाउन। उद्देश्य क्या था? जो कोठारी आयोग को निर्मित करने का उद्देश्य की अगर हम कहते हैं, जब मौजूदा शिक्षा प्रणाली में जो दोष थे ना, जो इस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी, तो उसमें जो दोष थे, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करना इस जो आयोग का क्या था, मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रखा गया था। और जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, और उनके जो चीजें हैं, अगर जो कमियां हैं, जो गुण दोषों को दूर करने के लिए, और इस कमीशन के जो महत्वपूर्ण जो सुझाव जो दिए गए थे कि भैया जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद जो भी चीजें होंगी उनको सुधार करेंगे, और भारत सरकार को उचित सुझाव इनके द्वारा दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए कि रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 29 जून 1966 को। इसका गठन कब किया गया था? 1964 से। जो ये रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी, वो कब की गई थी? 1966 को। उस टाइम पर अगर हम बात करें, जो तत्कालीन जो उस समय शिक्षा मंत्री रहे थे, MC छालुंगल्ला करके ये नाम है, तो इनको क्या बनाया गया था? उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री के तौर पे थे। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय, देखिए ये क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग
1964 के तत्कालीन शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उनके जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का नाम तो हमें पता होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का नाम क्या था बताइए? अभी हमने बोला था आपको, शिक्षा मंत्री कौन थे? अभी बोला था ना, शिक्षा मंत्री कौन थे? पता नहीं चल। हम यहाँ पर देखिए, हमने क्या उस समय जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री MC छानंगला, ये क्या थे? ये उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री के तौर पे थे। और ये जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी 287 पन्नों की, ये क्या थी? रिपोर्ट यहाँ पर भारत सरकार को ये सबमिट की गई थी। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आपको और विस्तार में ले जाने की को प्रयत्न करूंगा कि जब हम कोठारी आयोग की जब बात करते हैं, जब भारत स्वतंत्र हो गया था, आपको पता है उससे पूर्व जो मुदालिर आयोग आया था, उससे पूर्व अगर हम कहें राधा कृष्णन आयोग आया था, उससे हमने जब पूर्व में पढ़ा था कि भारत में किस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात जो आयोगों का गठन किया गया। उससे पूर्व जो ब्रिटिश हुकूमत के समय में जितने भी शिक्षा से रिलेटेड जो आयोग आए थे, हमने उनको अध्ययन करा। और यहाँ पर अब ये हम बात कर रहे हैं कि कोठारी आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था को पुनः निर्माण किया गया। तो एक बेसिकली बहुत बड़ा आयोग के रूप में जिसे जाना जाता है, जिसने शिक्षा की दिशा बदल दी, वो आयोग कौन सा है? कभी क्वेश्चन बनता है तो वो कोठारी आयोग ही था, जिसने पूरी तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक पलट के रख दिया था पूरी तरीके से। और सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा शिक्षा सुधार लाने के लिए क्या किया गया था? विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम राधा कृष्णन की जो आज पुण्यतिथि है, अगर कहें आज उनका जो जन्म दिवस है, तो आज के दिन में हमने शिक्षा दिवस के तौर पर उसको मनाया। तो अगर हम कहें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहें या फिर जो राधा कृष्णन आयोग कहें, दोनों एक ही है। इसका गठन जो किया गया था 4 नवंबर 1939 में, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में क्या किया गया था? पहला यह सुधार लाया गया था। ये जो सुधार लाया गया था, आपको बता दो बच्चों, ये आपके जो माध्यमिक विद्यालय में नहीं था, ना ही प्राथमिक विद्यालय में था। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये उच्च शिक्षा के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि उच्च शिक्षा में हम किस प्रकार से चीज़ों को सुधार सकते हैं, क्या हम उसमें नई चीज़ों को अमेंडमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर भारत को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो हमने उस पर चर्चा ये की थी। ठीक है, अब आते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कई सुझाव दिए, जिनमें से कुल अगर कुछ जो लागू हुए और कुछ उसमें लागू नहीं हुए थे, याद रखिएगा। और अतः अगर हम देखें जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कई उद्देश्यों की प्राप्ति करने में क्या हुआ, जो हमने मान लीजिए हमने कहा था कि उसने बहुत ढेर सारे ऐसे सुझाव दिए थे, जो सिफारिशें भारत सरकार को सबमिट की गई थी। तो उनमें से कुछ ऐसे सुझाव थे जो इम्प्लीमेंट भी किए गए थे, मगर वो उतने सार्थक सिद्ध नहीं हुए। वो उतने ज़्यादा सही तरीके से, जो धरातल पर अगर हम बात करें तो धरातल में वो सही तरीके से कार्य करने में असमर्थ ये रहे थे। तो याद रखिएगा, उतने ज़्यादा वो उन्होंने धरातल पर कार्य नहीं कर पाए कि जिस उद्देश्य से इन आयोगों का गठन किया गया था, तो उस आयोग को वो कहीं ना कहीं अचीव करने में असमर्थ रहे। तो इसलिए हमने ये क्या कहा कि इसलिए वो क्या थे, असमर्थता उसमें व्यक्त की गई थी। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि असमर्थ ये रहा। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए कई नए नए आयोगों का गठन किया गया। तो उन्हीं में से एक है आपका मुदालिर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की हमने बात करी थी। ये जो आयोग आया था, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जो ये आयोग आया था, ये था मुदालिर आयोग, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो गठन किया गया था वो 23 सितंबर 1952 को किया गया था। याद रख लीजिए कि मुदालिर आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया। तो मुदालिर आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका जो गठन किया गया था वो आपके 23 सितंबर 1952 को इसको किया गया। इसके जो अध्यक्ष के रूप में जिनको नॉमिनेट किया गया था वो क्या थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर करके ये इनको क्या बनाया गया था, इसके अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया था। और इसके द्वारा भी अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा कहीं ऐसे सुझाव दिए गए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन है, मुदालिर आयोग को हम कहते हैं। और इनके द्वारा अनुसरण किया कर भारत सरकार को कई ऐसे प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन करने के लिए यहाँ पर वकालत की। माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका अगर हम कहें का जो
ये लेके चले कि कक्षा 9, 10, 12 जो ये होते हैं ये माध्यमिक उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक और ये तमाम चीज़ें आते हैं। तो ये बेसिकली देखो लो, अगर कक्षा 6 से लेके 12 तक का जो जो कॉन्सेप्ट था ये आपके इसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। और इसमें बहुत ढेर सारे ऐसे सुझाव दिए, चाहे वो शिक्षकों के संबंधित हो या छात्रों के हितों के संबंधित हो या फिर समाज के हितों के संबंधित हो। तो कहीं ऐसे सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिए, जिसे हम मुदालिर आयोग के रूप में हम जानते हैं। तो इसने बहुत ढेर सारे ऐसी चीज़ें दी थी, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करेंगे कि जो आपके राधा कृष्णन नायक थे, उच्च शिक्षा की वकालत करी थी और माध्यमिक शिक्षा की वकालत आपके इसके द्वारा की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ पर पुनर्गठन किया गया और वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग कहीं ना कहीं विफल रहा। जिस उद्देश्य के लिए मुदालिर आयोग का गठन किया गया था, वो मुदालिर आयोग पूर्ण रूप से विफल रहा, या कहे उतना ज़्यादा जिस हिसाब से इस कमीशन को गठन किया गया था कि यार ये कमीशन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य करेगा, छात्रों के हितों के लिए बहुत करेगा, तो उतने सही तरीके से नहीं किया गया। अतः कई क्षेत्रों में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा नीति जो लागू करने का, जैसे हम कहते हैं कि एक समान शिक्षा नीति को जो लागू की गई थी, 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो मैंने आपसे पूर्व में ही ये कह दिया था कि जो ये आयोग है ना, ये आयोग सबसे बड़ा आयोग माना जाता है और ये क्रांतिकारी आयोग भी इसे माना जाता है। इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ढेर सारे बदलाव हमें देखने को मिले थे, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि जब हम बात करें कि पूरे देश में, संपूर्ण भारत में जो एक समान शिक्षा नीति की जो वकालत बेसिकली जो की थी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा ये की गई थी, 14 जुलाई 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और साथ ही आयोग द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर को ये चुना गया और 2 अक्टूबर 1964 को आयोग की शुरुआत की। देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, बहुत डीपली ये नोट्स बना के रखे हैं मैंने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कौन सा आयोग है जिसकी शुरुआत या जिसको क्रियान्वित करने के लिए 2 अक्टूबर का दिन चुना गया था। अगर जब ये क्वेश्चन ऐसा बना तो बहुत से लड़के क्या करेंगे, जो लैपटॉप भी हो रहे हैं, तो वो कहेंगे यार हमने तो पढ़ा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ये तो था ही नहीं। जब आप विस्तार से, जब गहराइयों से पढ़ोगे तो आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाते हैं। तो वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ही था जिसने महात्मा गांधी के जो जन्म दिवस पर अगर हम बात करें 2 अक्टूबर 1964 को आयोग की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई, लॉन्च कर दिया गया। आज की हम तिथि की अगर बात करें तो आयोग के उद्घाटन के समय में, जब उस समय देश के जो राष्ट्रपति के तौर पर जो विराजमान थे वो आपके राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने भाषण में कहा था, इन्होंने एक जो बहुत प्यारी बातें कही थी। इन्होंने कहा थी, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि आयोग जिसने विश्व के प्रगति क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी सम्मिलित है और शिक्षा के सभी पहलुओं और सर्वेक्षण या करेगा और ऐसे सुझाव देगा जो हमारे शिक्षा की प्रणाली में सभी स्तरों को लाभ पहुंचा सके। तो ये जो अपने अभिभाषण में अगर हम कहें, जब ये आयोग का गठन किया गया था तो राष्ट्रपति ने कहीं ना कहीं देश को ये संबोधित किया था, तो उस टाइम पे ये बोला था। जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन, जब हम बात कर रहे हैं कि गठन के तौर पर जब DS कोठारी की जो उस समय जो थे, उसमें ये था कि विश्वविद्यालय अनुदान जो UGC कमीशन की हमने जो बात करी उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुए थे ये भी, और तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के नाम से ये जाना गया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ तक तो कुछ ना कुछ आप लोगों के समझ में यहाँ तक तो आ ही गया होगा। इतना आ गया, बताइए। ठीक है, थोड़ा और गहराई से जाते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ी और गहराइयों में घुसते हैं, क्या पता गहराइयों कुछ और मिल जाए हमको। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी हम यहाँ पर उसको उच्चारित कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली इसका जो फंडा था, इसी में ही थोड़ा पूरा सार इसी एक PDF में आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को 64 में अनुदान आयोग के अध्यक्ष जो थे, अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में DS कोठारी
की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, क्योंकि अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी ये कार्य कर रहे थे, तो DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का यहाँ पर गठन किया गया। और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 29 जून 1966 को भारत सरकार को ये उसके समक्ष ये प्रस्तुत कर दी गई थी। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया। और देखिए, आयोग ने अपने प्रत्यावेदन जो इतनी सिफारिशें की थी शिक्षा के विभिन्न पक्षों को मद्देनजर रखकर और उस पर प्रकाश डालकर, और राष्ट्र का जो उत्थान, अगर हम कहते हो राष्ट्र का उत्थान का मतलब होता है कि राष्ट्र को प्रगति पथ की तरफ ले जाना, सभी के कल्याण की यहाँ पर बात होती है। ये कह रहा है कि राष्ट्र, जहाँ पर राष्ट्र का उत्थान हो सके, शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में ये विकसित करने के दृष्टि से इसके अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे और आयोग ने विभिन्न सुझाव क्षेत्रों में ये थे। अब देखिए, जो ये आयोग था, इस आयोग ने तो अपना काम कर दिया। इसने आयोग ने जो सिफारिशें थी, जो इसके बेसिकली इसने जो पक्ष रखा था, उन पर विभिन्न रूप में गहन अध्ययन करा। गहन अध्ययन करने के बाद भारत सरकार को इन्होंने 29 जून 1966 को ये अपनी रिपोर्ट, जो प्रतिवेदन जो थे, भारत सरकार को प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ऐसे विभिन्न पक्षों के बारे में बात की गई थी, जो चाहे वो राधा कृष्णन आयोग की बात करें या फिर मुदालिर आयोग की बात करें, तो उन आयोगों में कहीं ना कहीं वो ओझल हो गए थे, कहीं ना कहीं वो दृष्टिगत नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो जब वो दृष्टिगत नहीं रहे तो उसकी वजह से हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी कहीं ना कहीं चरमरा गई थी। जब वो चरमरा गई तो ये अनुभव किसने करा? कोठारी आयोग या कहीं माध्यमिक जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को ये कहीं ना कहीं फीलिंग हुई, तो उसके द्वारा इस आयोग को पुनः जिस प्रकार से रखा गया, जो इस आयोग को गठन किया गया, तो यहाँ पर देखिए, पहला ये वकालत जो इन्होंने की थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की, जिसे हम कहते हैं कोठारी आयोग ने जो सुझाव, जो सबसे पहले जो मुख्यतः जिस चीज को केंद्र बिंदु रखा वो शिक्षक प्रशिक्षण को रखा। इन्होंने जो बिंदु यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा प्रशिक्षण में पृथकता का अंत ये करा है, और दूसरा था कि प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मकता उन्नति हो। ऐसे संस्थान को डेवलप किया जाए जहाँ पर जो शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। ये नहीं कि बवाल टलाई कर दी जाएगी, जिससे अगर इन प्रशिक्षण संस्थानों में अगर गुणात्मक शिक्षा अगर शिक्षकों को प्रशिक्षण के तौर पर दे दी गई, तो आने वाले जब ये विद्यालयों में जाएंगे, जो आने वाले जो हमारे भावी जो भविष्य है, जो देश के कर्णधार हैं, तो कहीं ना कहीं उनको शानदार तरीके से शिक्षा वहन करी जाए, उनको दी जाए। तो ये इसका मेन मोटिव है। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार हो, ये नहीं कि हम जो प्रशिक्षण किया जा रहा है वो सिर्फ हवाई चला है, उसको में सुधार हो। बेहतर जो ट्रेनर वहाँ पर आए, जिनको किसी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, ऐसे शिक्षकों को यहाँ से क्या करें, हटाएं, और ऐसे शिक्षकों को वहाँ पर लाएं जो बेहतर हों, और ऐसी सुविधाएं भी वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर दी जाए। देखिए, चाहे हम कहें ब्लैक बोर्ड की बात करें, चाहे वो चार्ट के माध्यम से बात करें या मॉडलों के माध्यम से करें, या आज के डेट में अगर कहें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमारे शिक्षण सहायक सामग्रियाँ की अगर हम बात करते हैं, चाहे डिजिटल बोर्डों की बात करें, तो बेहतर सुविधा आज की डेट में अगर कहें हम इंटरनेट के दौर पे हैं, तो इंटरनेट की भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि बेहतर शिक्षा की गुणात्मक शिक्षा हम कहीं ना कहीं दे सकते हैं। तो लक्ष्य ये रखा था। तो जब आपके विद्यालय में शानदार तरीके से टीचरों को जब प्रशिक्षण देकर अगर भेजा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उस क्षेत्र का, उस विद्यालय का क्या होगा, हित या कहें उसका बेसिकली अगर हम देखें तो उसका कहीं ना कहीं कल्याण ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, व्यवसाय शिक्षा में सुधार लाने के लिए, व्यवसाय शिक्षा क्या होता है? जहाँ से छात्रों को क्या हो सके, अपने रोजगार उनको प्राप्त हो सके। जैसे आपके अगर हम बात करें, जैसे आपके जो ITI हैं, जैसे पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान है, इंजीनियरिंग जैसे संस्थान है, ये व्यवसाय शिक्षा के अंदर आ जाते, तो इनमें भी सुधार के सुझाव दिए गए। और पत्राचार और साथ ही अल्पकालीन शिक्षा में वृद्धि हो। पत्राचार, हम जो शिक्षा का प्रचार प्रसार जब होगा तभी लोग उससे जुड़ेंगे। हम शिक्षा के प्रचार प्रसार से हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये साबित करेंगे कि शिक्षा लेने से क्या चीज़ हो सकती है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, शिक्षा जो एक गुरु देता है वो उस बाती की तरह होता है, उस लौ की तरह है, खुद तो जलता है, वो उस मोमबत्ती की तरह, वो खुद क्या होता है, वो पिघलता जाता है, मगर बच्चों को प्रकाशवान करता है। और आप लोग एक चीज़ ये भी देखिएगा कि जो रोड होती है ना, रोड,
रोड अपने स्थान पर होती है और दिया भी अपने स्थान पर होता है। उस मार्ग पर जितने भी लोग चलते हैं तो वो जो सड़क है वो उसको उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है, और उसी प्रकार से जो मोमबत्ती होती है वो अपना कार्य किस प्रकार से उस जो बंद अंधेरा वाला जो कमरा होता है उसे प्रकाशमान करती है। अपना तो खुद जलती है मगर उस कमरे को क्या करते हैं, प्रकाशित कर देती है। तो ये चीज शिक्षक का गुण होना चाहिए, तो ये इसके अंतर्गत कही गई थी। दूसरी बात है यहाँ पर छठा पॉइंट देकर कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियां हो। अब राष्ट्र के अनुकूल क्या होनी चाहिए। हम अगर बात करें तो राष्ट्र को जो आगे कौन, हम राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र हम जब देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा मेडिकल के क्षेत्र में हम राष्ट्रीय स्तर पर कितना बेहतर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कितना बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कितने करें, शिक्षा के क्षेत्र में हम कितना कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें जो राष्ट्र की आवश्यकताओं की जो नीड है उन चीजों को परिपूर्ण तरीके से वो संपादित करे, ऐसी शिक्षा हम व्यवस्था देनी चाहिए। यहां पर कह रहे हैं कि पॉइंट देखिए यहाँ पर कि अध्यापकों की दशा आर्थिक सामाजिक रूप से सुधार लाने का यहाँ पर सुझाव दिया है। देखिए जब अध्यापकों को हम नियुक्त करेंगे, उनको अच्छा वेतन अगर देंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वो मन लगा के कार्य करेगा। ठीक है, क्या होता है जब कोई मिस्त्री आपके घर का कार्य करता है, जब उसको एक नियत वेतन दिया जाता है, अगर आप कहोगे कि जो आपकी जो दिहाड़ी है 800 रुपये है, अगर कहोगे यार 800 बहुत ज़्यादा ले रहा है, चल तू 400 में कर दे, 500 में कर, वो कर भी देगा। तो वो उतने मन से उतना कुशाग्र तरीके से नहीं करेगा। अगर उसका जो मानदेय है जो उसने जो कहा अगर उसको दिया जाएगा वो बहुत बेहतरीन कार्य करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। और यहाँ पर जो ये आयोग ने जो सुझाव दिया था, तो स्कूली शिक्षा के लिए सुझाव दिया था। इसने कहा था कि विद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए और जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण में सुधार होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक अगर हम ला रहे हैं तो ऐसा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए, ऐसे उसके अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए जो राष्ट्र के हित, जो बच्चे के बौद्धिक विकास का कहीं ना कहीं क्या करे, वो उसको विकास करे, बौद्धिक विकास उसका हो। तो ये तमाम चीजें थी। और अगर हम देखें बेसिकली इस शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के सभी स्तरों को कहीं ना कहीं बहुत ही गहराई से इसने समझा। उन सभी पक्षों में इसने अपनी राय दी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा आयोग था जिसने स्त्री शिक्षा के विभिन्न पक्षों में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को प्रस्तुत करी, तो वो कोई और वो नहीं था, वो आपके राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इसमें यह कहा गया था कि जो स्त्री शिक्षा में असमानता है उसको दूर की जाएगी, और जो स्त्री शिक्षा का जो विस्तार हो, ये नहीं कि कुछ ही महिलाओं को शिक्षा दी जाए। महिलाओं को, बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जिस प्रकार से पुरुषों को मुख्य धारा में लाया जाता है, तो उसी प्रकार से महिलाओं को भी मुख्य धारा में लाने की वकालत जिस आयोग ने की वो कोठारी आयोग नहीं की। और इसमें ये कहा गया था महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का भी विस्तार हो। ये नहीं कि माध्यमिक शिक्षा तक उनको 12वीं तक का आपने अध्ययन कराया और साथ ही हम अगर कहें जब आती है उच्च शिक्षा ग्रहण करने की बात, तो होता है कि महिलाओं की शादी कर दी जाती है, उनको एक गृहिणी के रूप में 4 दीवारी के अंदर उसे कैद किया जाता है। तो उस कैद से बाहर निकालने के लिए ये बात कही गई थी कि महिलाओं को भी उच्च शिक्षा के दायरे में अपने पंखों को विस्तारित करना होगा, तो ये कही गई थी। अब यहाँ पर देख पा रहे हो चौथा पॉइंट क्या है, अविवाहित हो या विवाहित महिला हो, लड़कियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्र में चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो, उनको भी यहाँ पर क्या करें, प्रशिक्षण दिया जाए, तो ये कहा गया। और देखिए कोठारी आयोग ने परंपरागत शिक्षण जो विधियों में सुधार की बात की, जो पूर्व में अगर मान लीजिए जो वैदिक काल से या कहें जो ब्रिटिशरों के समय से जो शिक्षा व्यवस्था जो चल रही थी, अगर हम उसी ढर्रे में अगर चलते हैं तो हम कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन वर्क नहीं कर सकते। आज जो शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हो तो उतना तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम वैदिक काल के अगर हम कहें जो अगर हम पुरानी जो हमारी जो परंपरागत जो शिक्षा रही थी अगर हम उसमें चलें तो उसमें तो सिर्फ पुरुषों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, उसमें तो महिलाओं को था नहीं, तो महिलाएं इससे वंचित हो जाती। तो जो हमारा परंपरागत तरीका का जो ढांचा था उसमें सुधार लाने की बात करी गई थी, तो इसलिए ये आयोग का कहीं ना कहीं गठन किया गया था। मुझे लगता है इतना जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हैं तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? बताइए बेटा। जी सर। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ।
ठीक है, अब देखिए इसी का कुछ गहराई से जा रहा हूं। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि क्या था, इसका थोड़ा सा जो हमारे मेन पॉइंट है उस पर चल रहे हैं। अब देखिए हमने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पर देखिए कोठारी आयोग फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, रूस की शिक्षा पद्धति का ये सदस्य था। ये आपको याद रखना है, या इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो तो स्क्रीनशॉट खींच ले, या लिखना है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग किन देशों का सदस्य परिषद, शैक्षिक परिषद का सदस्य था। तो आपको पता होना चाहिए उसमें एक तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, जापान था, अमेरिका था और रूस था कि जो शैक्षिक परिषद का ये सदस्य था। अब जो ये मैंने जो राष्ट्रों के बारे में जो चर्चा करी, वो सारे राष्ट्र आज क्या हैं, विकसित राष्ट्र के रूप में। अगर हम अपने राष्ट्र को देखें तो विकासशील राष्ट्र के रूप में है। तो ये उन विकसित राष्ट्रों के साथ शिक्षा को कहीं ना कहीं साझा करता है। इस परिषद का भी ये क्या था, सदस्य था, याद रख लीजिए। ठीक, अब देखिए हम बात करेंगे कि कोठारी आयोग की विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोठारी आयोग की 3 विशिष्ट विशेषताएं थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोठारी आयोग की कितनी विशेषताएं थी, तो आप स्पष्ट तौर पर आपको ये मनन होना चाहिए कि उसके 3 क्या थी, विशिष्ट विशेषताएं थी। क्या थी ये देखिए, पहली विशेषता आपके सामने रखना हूं कि कोठारी आयोग पूर्व आयोगों के समान किसी विशिष्ट क्षेत्र या शिक्षा के पहलुओं पर अपनी जांच को सीमित नहीं रख रहा। अगर आपने जो पढ़ा था, जो राधा कृष्णन आयोग की अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय शिक्षा की अगर हम बात करें, तो उस आयोग ने क्या करे, कुछ ही क्षेत्रों में उसने कहा था, बात करी थी, उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में ये बात करी, तो वो चीज। अब ये क्या कह रहा है, जो कोठारी आयोग है इन तमाम आयोगों से ये भिन्न था। उन आयोगों से किसी प्रकार की चीजों को इसने अडॉप्ट नहीं करा, इसकी एक स्वयं की एक विस्तृत सोच थी, तो उस सोच के साथ ये चला। तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा के जो पहलुओं पर जांच को इसने सहमति नहीं रखी थी, और कोठारी आयोग ने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करी। देखिए जब अगर हम बात करें, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा की हो, आपने पढ़ा होगा मुद्दालय राय की अगर हम बात करें, या फिर हम हम राधा कृष्णन आयोग की बात करें, तो उन्होंने पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बात करी। अगर हम राधा कृष्णन आयोग को उठा के देखें बच्चों, तो वहां पर उच्च शिक्षा की वकालत की गई थी। कौन सी की गई थी, उच्च शिक्षा की वकालत की गई थी। अगर आप वहीं दूसरी तरफ अगर मुद्दालय आयोग को उठा के देखते हैं, तो मुद्दालय आयोग क्या बात करता है, वो माध्यमिक शिक्षा की वकालत करता है। किसकी वकालत करता है, माध्यमिक शिक्षा की वो वकालत करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो उसकी वकालत करता है। जब हम बात करते हैं कोठारी आयोग की, जब हम बात करते हैं, तो कोठारी आयोग क्या करता है, भारत में जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की तमाम पहलुओं की ये जांच करता है, या उनकी समीक्षाओं को व्यापक रूप में रखता है, उनकी समीक्षा का जब करता है। तो ये पहला पॉइंट आपके सामने रख दिया। दूसरा जो पॉइंट है, ये कहता है कि आयोग का दृढ़ विश्वास था, इस आयोग का एक अपने आप में विश्वास था कि जो राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा एक सबसे बड़ी शक्तिशाली क्या है, साधन के रूप में। यदि कोठारी आयोग ये कह सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, साथ ही अगर मुद्दालय आयोग ने जिस प्रकार से अपनी थ्योरीज रखी हैं, तो इसके विपरीत इसने अपनी थ्योरी रखी। इसको अपना दृढ़ विश्वास था, अपने आप में इतना विश्वास था, इसने कहा कि जो इस आयोग की हम वकालत कर रहे हैं, ये आयोग राष्ट्र के विकास में कहीं ना कहीं अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये क्या करेगा, निर्वाह करेगा, और अपनी पृष्ठभूमि को ये अलग रखेगा। तो ये सबसे बड़ा साधन माना जाता है। मैंने पूर्व में भी आपसे कई दफे इस बारे में चर्चा करी है। किसी भी राष्ट्र के उन्नत भविष्य की अगर हम बात करें, अगर कोई राष्ट्र उन्नति के शिखर में या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अगर आगे को अग्रसर हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा जो फीडबैक होता है, वो उसकी देश की राष्ट्रीय शिक्षा ने उसकी सबसे बड़ी मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है। जब कोई राष्ट्र शिक्षित है, तो सोच लीजिए वो राष्ट्र बहुत उन्नति के शिखर में निश्चित रूप में जाएगा। ये क्या कहता है कि एक शक्तिशाली ये साधन के रूप में इन्होंने मारे, और अतः खाली शीर्षक अगर हम बात करें, तो इसका जो शीर्षक बेसिकली रखा गया था, अखिल शीर्षक जो ये बात की गई, तो इसका शीर्षक को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोठारी आयोग का शीर्षक जो था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये रखा गया। क्वेश्चन क्या बना, आप देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का या कहें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का शीर्ष स्लोगन क्या था या शीर्ष वाक्य क्या था। तो आपको यह पता होना चाहिए इसका जो शीर्ष वाक्य था वो था आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन क्या है नेशनल स्तर पर, हमने कहा राष्ट्रीय स्तर पर इसको डेवलप करना था। तो ये इसका क्या था, एक ध्येय वाक्य हम जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो तो तीसरा पॉइंट है, हमने कहा कि जो बेसिकली हमने यहाँ पर आपको चर्चा भी करी कि जो कोठारी आयोग की जो 3 विशिष्ट विशेषताओं की हमने जब चर्चा करी थी तो उसमें ये रखा, पहला, दूसरा, तीसरा हम बात करेंगे। तो कोठारी आयोग अंतर्राष्ट्रीय संयोजन पर आधारित थी। अब अंतर्राष्ट्रीय संयोजन पर आधारित कैसी थी, तो ये थी बेटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर के बड़े बड़े देशों के साथ शिक्षा शैक्षिक परिषद का ये सदस्य था। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसने अपनी छाप रखी थी, जिसमें से 17 सदस्य थे। हमने पूर्व में आपको यहाँ पर हमने आपको बोला था कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुल सदस्य संख्या 17 थी, जिसमें से 14 भारतीय थे और जितने बचे 3 वो आपके क्या थे, आपके अन्य देशों के सदस्य के रूप में थे। सचिव के रूप में आपने देखा कि मैकडगल के ये थे। अब हम आ रहे हैं अपने नीचे उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो जिसमें से 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 विदेशी थे, याद रखिएगा जो 17 सदस्य थे उसमें से 6 क्या थे, आपके विदेशी थे, याद रखने, नोट डाउन कर लीजिए। और जो 6 सदस्य थे वो कहाँ कहाँ के थे, थोड़ा इसको ध्यान में रख लीजिए। पहला सदस्य था आपका लंदन, दूसरा था यूएसए, तीसरा था टोक्यो, चौथा आपका मॉस्को और साथ ही आपके जो यूक्रेन को ये था यूनेस्को के ये सदस्य के रूप में थे। तो ये लेके चलिए, क्योंकि ये जो 6 सदस्य थे अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांत से ये थे। तो 6 सदस्य पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोठारी आयोग का जो समायोजन किया गया था उसमें जो 17 सदस्य रखे गए थे उसमें से जो 6 सदस्य थे वो विदेशी सदस्यों को रखा गया था। फिर जो याद रखना कि 6 सदस्य कौन थे, वो विदेशी सदस्य थे, याद रखिएगा। तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब आपके सामने मैं जो ये रख रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मैं विस्तार से लेकर चल रहा हूँ, फिर अपनी गाड़ी को हम थोड़ा सा फिर तीव्र गति से रखेंगे। कोठारी आयोग के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य क्या थे, हम जब आयोग का गठन कर रहे हैं तो हमारे सामने हमारा उद्देश्य है जिसे हम अपना गोल कहते हैं। अगर आज आप लोग ये समय अपना दे रहे हो या फिर आप जो लेक्चरर की जो भर्ती की जो तैयारी करो, आपका जो गोल है या उद्देश्य है आपका क्या है कि भैया मैं प्री निकालूं, फिर मेंस निकालूं और एक भावी शिक्षक के रूप में विद्यालयों में अपनी सेवाएं प्रदान करूं, जो मेरा एक लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करने की। तो उसी प्रकार से जो कोठारी आयोग था उसके जो उद्देश्य थे वो क्या उद्देश्य थे, भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा के हर क्षेत्र या हर पहलुओं में विकास का एक फॉर्मेट ये सामान्य रूप से या कहें सिद्धांतिक रूप में हो या नैतिक सुझाव ये देगी। मैंने आपसे कहा था कि इससे पूर्व कहा था कि जो ये कोठारी आयोग है ये ऐसा आयोग था जिसने भारत की शिक्षा की सूरत, दिशा इत्यादि तमाम बदल दी। अपने आप में ये एक अलौकिक अगर कहें उस टाइम पे तो ये बहुत अलौकिक ही ये आयोग बना था, जिसने अपनी सूझबूझ के जरिए जो इसके जो सदस्य रहे थे उन सदस्यों के ड्राफ्टिंग कमेटी जिस प्रकार से बनाई, जिस प्रकार से इन्होंने बहुत विस्तारित रूप में जो सोचा, उसके आधार पर कहीं ना कहीं एक आधुनिक जो आयोग के रूप में जो गठन किया गया था वो कोठारी आयोग था। जो भारत सरकार स्वयं इस चीज की घोषणा करता है कि कोठारी आयोग का जो मुख्य क्या था उद्देश्य, जो बेसिकली था इस आयोग का, भारत सरकार को शिक्षा के हर क्षेत्र में, चाहे वो अगर हम आज की बात करें जो आंगनबाड़ी से अगर हम बात करें या बाल वाटिकाओं से अगर हम बात करें, जो उच्च शिक्षा तक की अगर हम बात करें, तो इन सभी पहलुओं पर इसने ध्यान दिया। शिक्षा के जितने विभिन्न फॉर्मेट हैं उन फॉर्मेटों को समझा इसने, उनके सामान्य सिद्धांतों को अपनाया, उनके सिद्धांत दिए, उनमें नीतियां बनाई, किस प्रकार से नीतियां हो सकती हैं, बहुत गहन अध्ययन किया गया। और आयोग का जो निर्माण
शैक्षिक नीतियां था, जब हमारे अगर जो नीतियां, जब शिक्षा के क्षेत्र में जब हमारी नीतियां स्पष्ट होंगी तभी राष्ट्र की शिक्षा और साथ ही शिक्षा के हर क्षेत्र में हम विकास की जो संभावनाएं हैं, जो हम सोचते हैं कि इतना बेहतर शिक्षा हो सके, तो ये कहीं ना कहीं वो संभावनाओं के लिए सरकार को ये सुझाव इसने दिया था। तो देख लीजिए, अपने आप में थोड़ा हम गौरवान्वित भी फील कर रहे होंगे इसको पढ़ने में, क्योंकि एक ऐसा आयोग हमारे सामने आया जिसने भारत की दिशा बदल दी। अब देखिए, कोठारी आयोग के कुछ उद्देश्य थे, कुछ निम्नलिखित उद्देश्यों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला जो उद्देश्य था, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। शिक्षा की जो क्वालिटी है ना, हमें उत्पादन बेहतर करना है, उस उत्पाद से उसको जोड़ना है जहाँ से हमें क्वालिटी अच्छी निकली है। इसने ये भी कहा कि जो राष्ट्रीय भाषा है उसका, जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विकास करना चाहिए। इसने भरपूर हिंदी का वकालत की। आपने पूर्व में देखा था कि कैसे ऐसे आयोग रहे थे जिसने उसमें आयोग के सदस्य के रूप में अधिक संख्या इंग्लिश बोलने वाले लोगों की थी, तो उसने हिंदी को कहीं ना कहीं इग्नोर मार दिया था। तो हिंदी को कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा तजुर्बा नहीं मिली, चाहे वो राधा कृष्णन आयोग की बात करें, फिर वैसे हम माधवराय आयोग की बात करें। तो ये जो आयोग रहा, इसने हिंदी की वकालत की, उस पर पुरजोर कोशिश की और उसको विकास की बात की। समाज का हम कैसा विकास कर रहे हैं, और नैतिकता, हम नैतिकता कैसे, ऐसे हम आचरण की बात करते हैं, हम ऐसे भावी लोगों को पैदा करने के, उनको ऐसा ज्ञानवान करने की सोच के जो जिसके अंदर नैतिकता का गुण हो, जो सद्भाव की बात करता है, वो धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्र के मूल्यों का विकास करता है। तो इस चीज़ की ये वकालत की गई। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना है, कि राष्ट्र का आधुनिकीकरण कैसे होता है, शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप हैं तो हम टेक्निकल क्षेत्र में भी, तकनीकी क्षेत्र में, या फिर हम कहें मेडिकल के क्षेत्र में, या औद्योगिक के क्षेत्र में, हम कृषि के क्षेत्र में, जितने भी जो क्षेत्र होते हैं हम उन क्षेत्रों में बेहतर कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट था कि तात्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना और उनकी कमियां और उनकी समस्याओं का पता लगाना, और साथ ही उनके कमियां जो हमारे सामने निकल के समक्ष आई है, उन कमियों को हम कहीं ना कहीं दूर करें और उस कमी को दूर करके उस शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। तो ये इसका था। और अगर हम देखें, छठा पॉइंट जो था कि संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली को कहीं ना कहीं, नीति को कहीं ना कहीं यहाँ पर लागू करना, ये था। अब थोड़ा सा इसका जो ये पॉइंट, अब जो दूसरा पॉइंट आपके सामने जो मैं ये बिंदु रख रहा हूँ कि आयोग की आख्या, या कहें जो इसको बोला जाता है कि सिफारिशें जो कहा, तो इस सिफारिश को आपको थोड़ा सा समझना बहुत ही अत्यंत अनिवार्य होगा। यहीं पर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा, फिर हम अपने और डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि आयोग ने जो अपनी जो सिफारिशें थी या प्रत्यावेदन को संपन्न कराने के लिए दो विधियों का किया गया था, प्रयोग किया था। क्वेश्चन क्या बना कि कोठारी आयोग ने अपना प्रत्यावेदन या कहीं सिफारिशों को संपन्न कराने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया गया, 2, 3, 4, 5। तो आपको जब पढ़ा था तो आपको पता होगा कि दो विधियों का वहां पर प्रयोग किया गया था, जिसमें एक थी प्रश्नावली विधि, दूसरी था सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार विधि। ठीक है, ये दो पूछा जाता है। बच्चों, आप इस चीज को थोड़ा सा गहन अध्ययन करें, नोट डाउन भी इस चीज को करते हुए चलेगा। पूछा जाता है कि प्रश्नावली और सर्वेक्षण या कहें साक्षात्कार, ये दो विधियां किस आयोग से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये कोठारी आयोग से। क्वेश्चन दूसरा क्या बनता है कि वह कौन सा आयोग था जिसने जो अपने जो सिफारिशें थी या प्रत्यावेदन के लिए जो विधियों का प्रयोग किया गया था, वो कौन कौन सी विधियां थी, आपके सामने लिख के आएगा। जो प्रश्नावली, सर्वेक्षण या फिर साक्षात्कार या साक्षात्कार, या फिर वस्तुनिष्ठ तरीके से पूछा जा सकता है, या कुछ अलग दिया जा सकता है, या फिर ये दोनों, या इनको अलग अलग कर दिया जाता है। तो आपको इतना जागरूक होना चाहिए कि ये दोनों एक ही हैं, दोनों तरीके से, तो आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया होगा जहां तक मैं समझता हूँ। आयोग द्वारा एक लंबी प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रखा गया था। जिस प्रकार से आपने देखा था कि जो हमने पढ़ा था राधा कृष्णन आयोग में, जब उन्होंने उच्च शिक्षा की वकालत की थी, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितने सदस्यों के बीच उस प्रस्ताव को रखा था, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए।
कितने लोगों के बीच वो प्रस्ताव रखा था, कितने लोगों को वो भेजा गया था, बताइए। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? राधा कृष्णन आयोग था, राधा कृष्णन आयोग ने जो देश भर में कितने लोगों तक जो उसने जो खाका तैयार किया था उनके बीच उस प्रारूप को लेके गए थे, कितने लोगों तक वो लेके थे, और उसमें से कितने लोगों का रिस्पांस आया था? बता सकते हैं? तो इसका मतलब, और कल आप नहीं जुड़े सर 600 लोगों का रिस्पॉन्स आया था। और कितने लोगों के बीच ले गए थे? 1500। बेटा 1500 नहीं, 1000 लोगों के बीच वो ले गए, सर्वे किया गया था, तो उसमें से 600 लोगों के वो आया था। तो अब यहाँ पर देखिए, जो ये कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग की जो आख्या प्रतिवेदन थी, तो इसमें जो विस्तृत जो प्रश्नावली तैयार की गई थी, जो प्रश्नावली जो तैयार की गई थी, वो जो क्योंकि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों को इसको रखा गया था, तो यहाँ पर 5000 लोगों को ये प्रस्ताव भेजा गया, जो इन्होंने लंबी प्रश्नावली तैयार की थी, अलग अलग चीज़ें अलग अलग उनमें टिक लगाने थे, उनको क्या लोगों को भी सुझाव था कि हाँ ये सही है नहीं है, उनका एक अलग अलग तौर भेजा। तो फिर वो जब आया तो उसके बाद उन्होंने उसका जो प्रश्नावली थे उसका जवाब तैयार किया। तो 5000 लोगों को ये भेजा गया। क्वेश्चन क्या बनता है कि कोठारी आयोग ने आख्या या प्रतिवेदन जो प्रश्नावली तैयार की थी, कितने लोगों के बीच उसको भेजा, ठीक है, वो कितना सर्कुलेट किया? तो 5000, 10,000, 6,000, 9,000। तो अगर आपको याद होगा तो 5000, तो 5000 अगर राइट करोगे तो 5000 लोगों को भेजा, तो उनमें से कितने लोगों का प्रति उत्तर आया, जवाब कितने लोगों का आया? उसमें से अगर हम बात करें तो 2400 लोगों का उसमें क्या आया, प्रत्यावेदन जो उनका उत्तर उन्होंने आयोग को, कमीशन जो ये कोठारी आयोग को जो निर्मित किया गया था, इस आयोग को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। 2400 लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी कि भैया ठीक है, हम इस प्रस्ताव से आपके सहमत हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो कमियां थी उन कमियों को भी उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश करी, क्योंकि हम जब 10 लोगों के बीच अपनी कुछ चीज़ों को लेके जाएंगे तो हमारे 10 विचार हमारे सामने आते हैं, ठीक है। इसीलिए 5000 लोगों के बीच इसलिए ये भेजा गया था कि अलग अलग तरीके से हमारे सामने अलग अलग विचार आए। तो यहाँ पर उनमें से 2400 लोगों ने प्रश्नावली का जवाब दिया और वो भेजा, और आयोग द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों जैसे विद्यालयों में भेजा गया, महाविद्यालयों में भेजा गया, विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं को भेजा गया, और जो शिक्षक हैं, जो विद्वान शिक्षक हैं, उनसे साक्षात्कार किया गया, उनसे डिबेट की गई। इनसे सभी लोगों से इस संबंध में विस्तृत रूप में चर्चा हुई। इसमें यह नहीं था कि भैया इनको जो विद्वान लोग हैं उनको ही भेजा, यहाँ तक कि जो छात्र हैं, छात्राओं की क्या समस्या हो सकती है, छात्रों की क्या समस्या होती है, उन सभी गुणी लोगों को ये भेजा गया अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में। जैसे हमने कहा विश्वविद्यालय थे, जो बड़े बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान थे, उनको भेजा गया, और साथ ही जो छात्र छात्राएं हैं उनको भेजा गया, और अलग अलग लोगों से इसमें साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार के बाद 2 विधियों द्वारा इसको तैयार किया गया, और दो विधि, एक तो हमने कहा प्रश्नावली विधि भेजा गया, और जो दूसरा भेजा गया तो हमने कहा सर्वेक्षण किया गया और साक्षात्कार इनका लिया गया, तो उनसे बातचीत की गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके आधार पर जब ये मध्य चर्चा हुई तो साल आता है आपका 1966 का वो साल था, और महीना था आपका 29 जून का वो महीना था। तो आयोग ने ये एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नाम इसको दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट किसने ये नाम दिया? तो ये जो नाम दिया था ये कोठारी आयोग ने ये नाम दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक जो नाम दिया है कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की जो नाम दिया गया था ये कोठारी आयोग ने दिया। और साथ ही अगर हम बात करें तो जो भारत सरकार को ये सौंपा गया, और आख्या केंद्र में उस समय जो मंत्री रहे थे, तो उसमें देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का निर्माण जिस समय हो रहा था उस टाइम में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के रूप में कौन कार्यरत थे? तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री थे MC छंगला करके, उनको यह सौंपा गया, ठीक है। ये प्रतिवेदन 29 जून 1966 को ये सौंपा गया। जब ये सौंपा गया, जो ये आख्या थी, आख्या को संपन्न कराने में 692 प्रश्न लगे। याद रखिएगा कितने प्रश्नों का प्रयोग हुआ? 692 प्रश्न ये लगे।
जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया गया। तो याद रखिएगा, हमने पूर्व में, आपको अगर याद होगा तो हमने कुछ यहाँ पर चर्चा करी थी, याद आ रहा है? ये याद आ रहा है बच्चा? हमने कहा कि आयोग की 3 प्रमुख क्या थी, विशिष्ट विशेषताएं ये थी, तो इसके अंतर्गत इसको विभाजित किया गया था। तो इसको 3 खंडों में विभाजित किया। प्रथम खंड में 6 अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग के प्रथम खंड में कितने अध्यक्ष थे, तो आपको पता होना 6 अध्यक्ष थे, जिसमें से शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर पुनः उनका निर्माण या कहें उनको उनसे संबंधित सामान्य विश्लेषण की जानकारी हो या फिर राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति की जानकारी दी गई। दूसरे खंड में 11 अध्यक्ष थे। पहले खंड में कितने थे? 6 थे। दूसरे खंड में 11 थे, जिसमें जो ये 11 थे ना, 11 में आपके जो विद्यालय शिक्षा की कहें, उच्च शिक्षा की बात करें या फिर जो शिक्षा से संबंधित जो समस्या है उनका यहाँ पर विश्लेषण किया गया। इन 11 अध्यक्षों की ये दायित्व था। तीसरा खंड की जब हम बात करें तो तीसरे खंड में 2 अध्यक्ष ये थे। 2 अध्यक्ष ने, जिसमें शिक्षा के जो संगठन थे या प्रशासन के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। इतना समझ में आ गया? बताइए, आवाज आ रही मेरी? अब मुझे ये बताइए, पहले खंड में कितने थे अध्यक्ष, दूसरे खंड में कितने थे, तीसरे खंड में कितने थे, बताओ तो। सर पहले में 6 थे, दूसरे में 11 और तीसरे में 2। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम कुछ और चीजें आपको लेके चलूंगा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा योजना की आख्या की अगर हम शुरुआत एक वाक्य से हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा योजना की शुरुआत किस वाक्य से हुई थी, तो वो वाक्य आपको बताना होगा, वहाँ पर लिखा होगा। देखिए, एक प्रश्न ये बनाए, क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना की आख्या की जो शुरुआत किस एक वाक्य से हुई थी, तो वहाँ पर दिया जाता था हम भारत के लोग, भारत को, या फिर कहा जाता है हम भारतीय, या कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है। 4 ऑप्शन, तो उसमें एक ऑप्शन ये होगा कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है। कितना शानदार ये बात की गई थी इस एक वाक्य का। क्वेश्चन क्या बनता बेटा? क्वेश्चन बना कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है, ये किस आयोग के वाक्य थे? तो जब आप ये इतना विस्तार से जब आपने पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये फलाने फलाने ढिमकने आयोग का ये था, तो ये इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो याद रखिएगा। तो ये था कोठारी आयोग का, ये था, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बारे में बात करते हैं। और देखिए, ये कह रहा है कि आयोग की सिफारिशें, कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमियों और समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय सरकार को, जो भारतीय सरकार है उनको सुझाव दिया, और भारत में शिक्षा मॉडल बनाने के लिए जिन चीज़ों की जोर शोर से इसने वकालत करी और उन्हें मुख्य रूप से इसने रखा। तो बेसिकली आपने देख लिया होगा मैंने क्यों कहा था कि ये जो आयोग है ये एक आधुनिक आयोग, या कहें जिसने पूरे परिपाठी बदल दी शिक्षा की, तो वो आयोग कौन सा था? कोठारी आयोग ये था। अब कुछ कोठारी आयोग के कुछ बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों की तरफ मैं आपको अग्रसर कर रहा हूं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर मैंने ये जो मेरे बुक के कुछ चीजें मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। ये देखिए, उस बुक का फ्रंट कवर ये रहेगा और ये बुक है, ये बुक का कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जो बेसिकली है ये कोठारी आयोग, अब प्रश्नों की तरफ मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि विस्तार में तो मैंने पढ़ा दिया, तो आप फैक्चुअल चीजें आपके सामने उभर के निकल के सामने आएंगी। आता है पहला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग 1964 से 66, यह सीमानंद महतो द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट में पहले लाया गया था। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना है। क्वेश्चन के आरंभ की अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखना है 1964 से 66 में असीमानंद करके महतो हैं, इनके द्वारा ये क्रियान्वित किया गया। ये जो कॉन्सेप्ट था ये इनका था, याद देखिएगा, ठीक है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं,
वैसे किताबों में दिया भी नहीं रहता है। जब आप बहुत ही शिक्षा के जो बेहतरीन किताबें पढ़ोगे तो वहाँ पर इसको विस्तार में जब इसका गठन नोटिफिकेशन पढ़ोगे, कोठारी आयोग का जब भारत सरकार का जो गठन नोटिफिकेशन है वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ पर इसको इसका उल्लेख होता है। तो परिचय हमने अभी तक पूरा पढ़ लिया है कि ठीक है। तो 1964 से 66 के बीच का ये शिक्षा आयोग का ये नियुक्ति किया, जिसे लोकप्रिय रूप से कोठारी आयोग के नाम से जाना। लोकप्रिय ये आयोग था, याद रखना, कोठारी आयोग के नाम से जाना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जो ये आयोग था ना, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना ये थी। एक क्वेश्चन ये बना, क्वेश्चन क्या बना कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन कि घटना कौन सी थी। वो कौन सी थी? कोठारी आयोग की घटना थी। 1964 में डॉक्टर DS कोठारी के सभी स्तरों पर, अगर हम कहें शिक्षा के अंतर्गत जो कार्रवाई करी, जो भारत सरकार को जो इन्होंने जिस प्रकार से अपने सुझाव प्रत्यावेदन जो भी दिए, तो वो तमाम चीजें थे। इन्होंने 1966 में क्या करा था, ये तमाम चीजें प्रस्तुत की। अब आते हैं अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लीजिए बेटा, ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं, वो साझा कर रहा हूँ। अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो अध्यक्ष हैं DS कोठारी, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें जानते हैं। और स्वतंत्र भारत का ये तीसरा आयोग था। कोठारी आयोग कौन सा आयोग था? तो तीसरा। दूसरा आयोग बता सकते हैं कौन सा था? जल्दी से आंसर दीजिए। पहला आयोग कौन सा था, दूसरा आयोग कौन सा था, तीसरा आयोग कौन सा था? जल्दी। पहला राधा कृष्णन आयोग था, दूसरा मुदालियार आयोग था और तीसरा बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा आयोग जो हमारे सामने निकल के समक्ष आया, कोठारी आयोग। 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। सरकारी प्रस्ताव ये आया। देखिए कुछ ही चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा जहां वहां नहीं पड़ी थी, यहाँ पर आए सामने। 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग की स्थापना का सरकारी प्रस्ताव आया। 2 अक्टूबर 1964 को स्थापना कार्य शुरू करा। गांधी जी के जन्मदिन पर वो दिन चुना गया। और 29 जुलाई 1966 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और शीर्षक था, अब देखिए जो ये रिपोर्ट का जो शीर्षक था, देखिए ना, हमने वहां पर आगे नहीं पढ़ा था, तो इसका रिपोर्ट का जो शीर्षक था, देखिए रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता बेटा कि कोठारी आयोग का शीर्षक क्या था? तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। शीर्षक याद रखा, समझ में आ रहा है? शीर्षक आपने ध्यान रख लिया। दूसरा था इसका, अगर हम आगे पढ़ें तो 17 सदस्य थे, जिसमें USA, UK, USSR और फ्रांस और साथ ही जापान जैसे देशों के 5 विशेष सदस्य थे। वहां पर हमने पढ़ा था 6, तो यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर हमने कितना पढ़े थे उधर आगे, उसको बताइए, कुछ याद आ रहा है? 6 थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए विदेशी 5 थे, हम क्योंकि विदेशों के नाम हमने 5 लिए थे। देखिए यहाँ पर विशेषता हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि हर क्षेत्र को, इसने कहा कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के हर क्षेत्र को, पहलू को कवर करने की कोशिश की गई और दृढ़ निश्चय था कि राष्ट्रीय विकास को शक्तिशाली बनाना। ये आरंभ ये किया गया था। उद्देश्यों के बारे में हमने आप, सर आवाज नहीं आ रही है। देखिए हमने, अब आ रही है?